हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमने आपके विद्युत क्षेत्र था उसे हमने डिटेल में समझा था। फिर हमने उसके बारे में इसके जो फॉर्मूले थे वो हमने निकाले थे, और फिर इसके बाद में जो मात्रक होते हैं वो निकाले थे, और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो हमने समझे थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी हमारे आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वह किस तरह से निकाला जाता है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने आपके एक आवेश के कारण निकाला था कि एक आवेश के द्वारा r दूरी पर स्थित कोई अन्य आवेश है उसके ऊपर जो फील किया जाता है आपका जो विद्युत क्षेत्र वह कितना होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो आवेश न होकर एक दो आवेश न होकर बहुत सारे आवेशों का एक निकाय हो जाए, तब इस स्थिति में उसका जो विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है वह किस तरह से निकाला जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले। तो इसे समझना कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास एक आवेशों का मान लेते हैं कि निकाय है, उस निकाय के अंदर हमारे पास अनेक आवेश है। तब इस स्थिति में हम एक नियम की आवश्यकता लेते हैं या फिर एक नियम का उपयोग करते हैं, वो होता है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमारे अध्यारोपण का सिद्धांत वही सिद्धांत है जो हमने कूलाम नियम के लिए उपयोग में लिया था। हमारे जो कूलाम नियम के लिए हमने आवेशों के एक निकाय के लिए जो आपका कूलाम नियम समझा था, उसके अंदर हमने भी आपके अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है वह क्या होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर हमने समझा था कि आपके अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, कूलाम नियम की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, कि किसी आवेश के ऊपर लगने वाला कुल बल आपके सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले उस पर बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसके अलावा आपके अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी विशेष आवेश के द्वारा लगाए जाने वाला बल पर किसी अन्य आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये था आपके अध्यारोपण का नियम। इसी अध्यारोपण के नियम या फिर सिद्धांत का उपयोग हम आपके विद्युत क्षेत्र के लिए भी करने वाले हैं। तो इसे हम समझते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, इसे हमने समझ लिया है। तो सबसे पहले हम एक जो आवेशों का एक निकाय है वह हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3 आवेशों का एक निकाय है जो कि मूल बिंदु से जिनकी दूरी, आवेशों का एक निकाय है मूल बिंदु O से जिनकी दूरी आपकी मान लेते हैं R1, R2, R3 इस डैश डैश आपके Rn तक है। तब इस स्थिति में हमारे प्रत्येक आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है हमारे पास P। तो उसके लिए हम जो विद्युत क्षेत्र है वह किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास है यहाँ पर आपका Q1 आवेश, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आपका Q2 आवेश, यहाँ पर आपका Q3 आवेश, यहाँ पर आपका Q4 आवेश, Q5 आवेश, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मध्य में कोई बिंदु है जिसका मैं नाम देता हूँ P बिंदु है। तो आपके यहाँ से Q1 आवेश से लेकर Q से लेकर P तक की जो दूरी होगी उसे हम दर्शा देते हैं R1P से। R1P वेक्टर के द्वारा इसे मैं दर्शा देता हूँ। इसी तरह आपके Q3 आवेश से लेकर P बिंदु तक की जो दूरी होगी इसे मैं दर्शा देता हूँ आपके R वेक्टर 3P से। इसी प्रकार आपके जो Q2 आवेश है इससे आपके P बिंदु तक की जो दूरी होगी इसे मैं दर्शा देता हूँ R वेक्टर 2P से। इसी प्रकार आपके Q4 आवेश से P बिंदु तक जो दूरी होगी इसे मैं दर्शा देता हूँ आपके R वेक्टर 4P से। इसी प्रकार Q5 आवेश के लिए भी हम इसी तरह से लिखते हैं, आपकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R वेक्टर 5P। इसी प्रकार यहाँ पर तो मैंने केवल 5 आवेश लिए आपके Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास Q5 आवेश ना होकर Qn आवेश है, डैश डैश करके आपके पास बहुत सारे आवेश यहाँ पर हो सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके P बिंदु के लिए हम जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसके लिए हम उपयोग में करते हैं आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। तब इस स्थिति में आपके P बिंदु के लिए जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि P बिंदु के लिए कुल विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये हमारा डायग्राम हो गया। इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि P बिंदु के लिए P बिंदु के लिए
P बिंदु के लिए कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसे मैं दर्शा देता हूँ आपके ई वेक्टर के द्वारा। तो ई वेक्टर जो होगा आपका, वो होगा आपका ई वेक्टर 1p प्लस q1 आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न या अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस ई वेक्टर 2p q2 आवेश के द्वारा P बिंदु पर अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस ई वेक्टर 3p q3 आवेश के द्वारा P बिंदु पर अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस ऐसे डैश डैश करके मैं मान लेता हूँ आपके qn आवेश तक है। इसी प्रकार आपके ई वेक्टर np qn वे आवेश के द्वारा P बिंदु पर अनुभव किया जाने वाला या प्राप्त विद्युत क्षेत्र, तो वो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। इसे मैं नाम देता हूँ आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपके q1 आवेश के द्वारा P बिंदु पर अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र। तो वो होगा आपका q1 आवेश द्वारा P बिंदु पर अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र, और इसे मैं नाम दे दूंगा क्या, E1P वेक्टर। ये हमारे q1 आवेश द्वारा P बिंदु पर अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र हो गया आपका। तो इसे हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है आपका, वह होता है K, फिर हमने लिखा था कैपिटल Q जो कि हमारा स्रोत आवेश था। लेकिन यहाँ पर आपका स्रोत आवेश कौन सा है, q1 आवेश, क्योंकि q1 आवेश के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुभव किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका K q1 बट्टे में दूरी। तो आपके q1 आवेश से P बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, r1p वेक्टर। तो इसे मैं लिखूंगा r स्क्वायर 1p, और ये हो जाएगा। इसे सदिश रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं एकांक सदिश r1p कैप, r1p एकांक सदिश। तो ये है आपका E1P वेक्टर हमने लिख लिया है। इसी प्रकार अन्य आवेशों के लिए हम लिखते हैं, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, वह कितना हो जाएगा, E2P वेक्टर, और बराबर में आ जाएगा आपका K Q2 बट्टे में आपका R2P का स्क्वायर। आपके Q2 आवेश से लेकर P बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R2P, और इसे हम सदिश के रूप में दर्शाने के लिए लिख देंगे यहाँ पर R2P का कैप या फिर R2P का एकांक सदिश। इसे मैं लिख दूँ आपका समीकरण नंबर 2, इसे मैं लिख देता हूँ आपका समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आपके Q2 आवेश है, इसी प्रकार आपके Q3 आवेश के लिए भी लिखा जा सकता है कि Q3 आवेश के द्वारा, जैसे ये मान लगभग सेम आ जाते हैं कि Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो वह कितना हो जाएगा, E3P का वेक्टर आ जाएगा K Q3 R3P का स्क्वायर R3P का कैप। इसे मैं नाम देता हूँ आपका समीकरण नंबर 4। तो इसी प्रकार हमने Q1 के लिए निकाला, Q2 के लिए निकाला, और Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया। लेकिन इसी प्रकार हमारे पास अनगिनत आवेश है, तो मान लेते हैं आपके डैश डैश करके मैं नीचे लिख देता हूँ आपके Qn आवेश के लिए कि Q1वें आवेश के कारण, Q1वें आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र,
P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो वो हो जाएगा आपका, इसे हम दर्शाएंगे आपके ई एन पी वेक्टर के द्वारा। और यहाँ पर हम लिखेंगे आपका सूत्र के अनुसार कि यहाँ पर हमारा जो स्रोत आवेश है कौन सा है, Q1 आवेश, के Q1, और यहाँ पर Q1 से लेकर P बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R एन पी का स्क्वायर। इसी प्रकार इसे एकांक सदिश के द्वारा हम दर्शा देंगे R एन पी का केप, और इसे मैं नाम देता हूँ आपका समीकरण नंबर 5। तब इसी प्रकार हमने आपके Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार डैश डैश करके हमने Q1वें आवेश के कारण P बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की गणना कर ली है। तो इसी प्रकार ये जो मान है वो हम मान रखेंगे आपके समीकरण नंबर 1 में। तो हम इसका मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास P बिंदु के लिए कुल विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, मैं कि समीकरण 2, 3 व समीकरण 2, 3 Q5 तक है हमारा मान। यहाँ पर 2, 3 और 4 और 5 के मान 2, 3, 4 व 5 के मान किस में रखना है, समीकरण 1 में के मान समीकरण 1 में रखने पर तब जो हमारे मान निकल के आता है वह क्या होगा, वह होगा हमारे पास ई वेक्टर होगा हमारे पास के Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P का केप प्लस के Q2 R2P का स्क्वायर R2P का केप। ये हमारे पास Q2 आवेश के लिए आ गया। इसी प्रकार आपके Q3 आवेश के मैं लिख देता हूँ के Q3 R3P का स्क्वायर R3P का केप। इसी प्रकार डैश डैश करके मैं आपके अगर Qn आवेश के लिए लिखूं तो वो हो जाएगा आपका के Qn बट्टे में आपका RnP का स्क्वायर RnP का केप। तो इस प्रकार हमारे P बिंदु के लिए कुल विद्युत क्षेत्र निकल के आता है। ई वेक्टर। तो अगर हमने जो आपके कूलाम नियम थे, कूलाम बल को हमने आवेशों के निकाय के लिए जब समझा था तो वहाँ पर हमने एक राशि का उपयोग किया था, वो था आपका समेशन सिग्मा था, वह हमने यूज में लिया था। तो यहाँ पर भी आपका जो सिग्मा है वही हम यूज में लेने वाला है। सिग्मा का यूज हम कब करते हैं, आपके योग के लिए। तो हम जो राशि कॉमन है सबसे पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पर आपकी केवल एक राशि कॉमन है, वह है आपकी के। तो के को मैं बाहर ले लेता हूँ और जो राशि n कॉमन है उसे हम अंदर लिख देंगे किसी चर राशि के द्वारा दर्शाकर। तो यहाँ पर Q ये आपका कॉमन नहीं है, R केप P जरूर कॉमन है लेकिन इससे पहले की राशि सब में कॉमन नहीं है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसके नीचे भाग में आपका है R स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा है P, लेकिन इससे पहले की राशि कॉमन नहीं है। तो इसे मैं एक चर राशि के दर्शा दिखा देता हूँ। इसे मान लेता हूँ मैं आपका QI, इसे मैं लिख देता हूँ QI, इसे भी QI। इस पर QI हो गया RIP का केप और RIP का स्क्वायर। और I का मान हमारे कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 और इसी 1 2 3 और इसे जोड़ जोड़ करके आपके कहाँ तक है, n तक है। तो हमारा जो I का मान मैं लिख देता हूँ आपका 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, n तक। तो ये हमारा यहाँ से सूत्र बन के आता है कि हमारे P बिंदु पर जो अनुभव किया जाने वाला जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा। तो वो निकल के आता है हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू आपका K, यहाँ पर आ गया सिग्मा जिसका मान आपके I का 1 से लेकर n तक, फिर आ गया QI RIP का केप बट्टे में R स्क्वायर IP का स्क्वायर RIP का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे P बिंदु पर स्थित
किसी आवेश या फिर कह सकते हैं अकेले केवल P बिंदु पर हमारे टोटल आवेशों के द्वारा अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र इतना होने वाला है। इसे मैं नाम देता हूँ आपका समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार आपके अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करके हम निकालते हैं आपके आवेशों के निकाय के लिए किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र। एक बार शुरुआत से इसे समझने का प्रयास करते हैं, छोटा सा इसका रिवीजन करते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर आपके संपूर्ण आवेशों को जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं उसके लिए हम यूज में लेते हैं आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर जो अनुभव किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र होगा वह सभी आवेशों के द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र का सदिश योग के बराबर होगा और किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का किसी अन्य आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है आपका कि हमने एक निकाय माना जिसके अंदर हमने आपका Q1 Q2 डैश डैश करके Qn तक आवेश मान लिए, जिनकी मूल बिंदु से दूरी है उनकी R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश डैश Rn वेक्टर तक इनका मान है। ये इनकी स्थिति सदिश है। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 और Rn वेक्टर है। तो किसी R दूरी पर स्थित हमारे प्रत्येक आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है हमारे पास P। तो P बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे हम, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाया, उसके द्वारा हमने इसे समझने का प्रयास किया। हमने अलग अलग आवेश लिए, आपके आवेशों के निकाय के लिए हमने आपके P बिंदु के लिए दूरी निकाली और फिर हमने आपके P बिंदु के लिए जो कुल विद्युत क्षेत्र निकल के आता है वह होता है आपका E वेक्टर इक्वल टू E1P वेक्टर प्लस E2P वेक्टर प्लस E3P वेक्टर प्लस डैश डैश करके आपके nवें आवेश के लिए ENP वेक्टर। इसी प्रकार आपका E1P वेक्टर का हमने मान निकाला आपके Q1 आवेश के लिए। इसी प्रकार E2P वेक्टर का हमने मान निकाला, E3P वेक्टर का हमने Q3 आवेश के लिए मान निकाला और Qnवें आवेश के लिए भी मान निकाल लिया। फिर ये जो सभी मान है वह हमने समीकरण 1 के अंदर रख दिए और इसी प्रकार समीकरण 1 के रखने के बाद हमने उपयोग में किया आपका सिग्मा। फिर सिग्मा के द्वारा हमने यहाँ पर टोटल फॉर्मूला वह हमने लिख लिया। तो ये होता है आपके आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारा आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।